हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स का, जो कि है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक नया है आपका, इससे पहले लास्ट के कुछ ईयर्स में ये टॉपिक नहीं था। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पुट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, बिकॉज ये न्यू टॉपिक है। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड यानी फिजियोलॉजिकल एंड इंजरीज से रिलेटेड मैंने बाकी टॉपिक्स का वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इंजरीज़ के बारे में भी बताया है अलग अलग टाइप की, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कंपोनेंट्स में फिटनेस कंपोनेंट्स में कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी वहाँ बताया है। तो उन सब का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसका वीडियो आपको मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके नेक्स्ट जो बोर्ड आने वाले हैं उसके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड देन 5 मार्क्स क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा जब मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एजिंग का मतलब क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्डर स्पेशली एज अ पीपल रीच मिडिल एज एंड बियॉन्ड। जो एजिंग है उसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पर्सन है वो धीरे धीरे ओल्ड होता चला जाता है। किस एज को हम कहते हैं? जनरली मिडिल एज या उससे भी ज़्यादा एज को हम एजिंग कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं। इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये एजिंग किस हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, उसके जीन्स कैसे हैं, या उसकी इन्वायरमेंट कैसी है जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पर्सन में एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे वो डाइट कैसी कंज्यूम करता है पर्सन, एक्सरसाइज वगैरह किस तरीके से है, एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पॉल्यूटेंट्स ये सब किस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें किसी की एजिंग को डिस्क्राइब करती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एज में सभी की एजिंग आ जाती है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स ये डिफ़र करता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि एजिंग की वजह से या मैं कहूँ कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से एजिंग जो है वो आने लगती है, या एजिंग की वजह से इन फैक्टर्स में चेंजेस आता है। तो टोटल आपके 7 फैक्टर्स हैं, जो कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, न्यूरल फंक्शन, एंडोक्राइन चेंजेस, पल्मोनरी फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, बॉडी कॉम्पोजिशन और साथ साथ बॉडी मास, बोन मास। ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो एजिंग है वो किसी पर्सन में अराइव होती है। ये किस तरीके से चेंज होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मसल्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ लार्जेस्ट बिटवीन एजेस 20 to 40। अगर हम माने तो जो मसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी आपकी जो मसल्स है उनको जो क्रॉस इस तरह से क्रिस क्रॉस जो मसल्स में बनता है, ये जो क्रिस क्रॉस है यही मेन फोर्स क्रिएट करती है, मेन स्ट्रेंथ क्रिएट करती है किसी के बॉडी में। तो आपकी ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है 20 से 40 एज के बीच, लेकिन ये डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है जैसे जैसे पर्सन मिडिल एज की ओर बढ़ता है। इसी के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक स्ट्रेंथ है मसल्स की वो भी लूज़ होने लग जाती है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल कहीं ना कहीं आपके लूज़ होने लगते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो भी पर्सन में डिक्रीज़ होती है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की डिक्रीज़ हो जाने की वजह से भी जो आपका एजिंग फैक्टर है वो मसल्स पर दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूरल फंक्शन। ड्यू टू एजिंग 40% डिक्लाइन इन नंबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक्सॉन्स। आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्सॉन्स का मतलब है जो एक नेटवर्क जो आपके स्पाइनल कॉर्ड, या मैं कहूँ कि आपका न्यूरो सिस्टम जो इंडिकेशंस जो नेटवर्क्स आपके बॉडी नर्व्स को भेजता है वो कंट्रोल होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्सन से, और ये 40% डिक्लाइन हो जाता है एजिंग आते आते।
ठीक है। इनकी जो अगर हम कहें कि अलर्टनेस जो है किसी पर्सन की या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्स करने की जो एक क्षमता है शरीर की, वो कम होती चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग है, जो पर्सन का दिमाग है, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क्स को थोड़ा देर में कैच करता है। तो उसके लिए यही आपके स्पाइनल कॉर्ड एक्शंस होते हैं जो कि डिक्लाइन होना शुरू कर देते हैं एंड ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन करते हैं। साथ ही साथ 20% डिक्लाइन होता है आपका कंडक्शन वेलोसिटी में, यानी नेटवर्क पहुंचने की जो एक स्पीड है उनमें डिक्लाइन आता है। तो 10% डिक्लाइन आ जाता है स्पीड में आपके नेटवर्क पहुंचने की, और साथ साथ नेटवर्क की जो एक एबिलिटी है उनमें भी। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं फिर एक पर्सन के न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग को, या मैं कहूँ कि डेली बेस के प्रॉपर फंक्शंस जो हैं, परफॉर्मेंस जो है एक पर्सन का, वो एडवर्सली अफेक्ट होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों की परसेंटेज घटती चली जाती है। साथ ही साथ एडवर्सली अफेक्ट दी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और अगर ये चीज़ें घटेंगी तो साथ साथ एक जो पर्सन है उसका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स देने का एक जो स्पीड है, एक जो रिस्पॉन्स पहुंचने की जो एक मैं कहूँ कि रिस्पॉन्स पहुंचने का जो एक क्राइटेरिया है, वो दोनों ही चीज़ें रिड्यूस होंगी, जिसकी वजह से एक न्यूरो फंक्शन जो है वो इफेक्ट होता है और आपकी एजिंग में ये चीज़ें वीक होती हैं। नेक्स्ट आते हैं जो पॉइंट है आपका, वो है एंडोक्राइन चेंजेस। एंडोक्राइन चेंजेस जो हैं बिकॉज ऑफ इट, यानी एंडोक्राइन में चेंज होने की वजह से, आपके ग्लैंड्स वगैरह के फंक्शनिंग चेंज होने की वजह से इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी जो आपका शरीर है, या जो मैं कहूँ एक पर्सन का जो 60 अबव एज या 50 से 60 में लाइक कर रहा है, उनका जो एक ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल होता है वो डाउन होता जाता है, जिसकी वजह से जो एज लोग होते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शरीर है, या मैं कहूँ एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो ग्लूकोज को उतने अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाता है। साथ ही साथ थायराइड डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड से रिलेटेड भी आपके जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाते हैं ड्यू टू एजिंग। और इन सब की वजह से जो एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है या मेटाबॉलिज्म रेट है, जो एक एनर्जी लेवल है, वो भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं पल्मोनरी फंक्शन किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द पल्मोनरी सिस्टम प्रोग्रेस विद एज। अगर हम देखें तो मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट यानी पल्मोनरी सिस्टम जो है उसके वर्क करने का जो एक मैकेनिकल वर्क करने की जो एक कैपेसिटी है वो डाउन होने लगती है। टू कॉज डिट्रियोरेशन इन स्टैटिक एंड डायनेमिक लंग फंक्शन, जिसकी वजह से जो लंग फंक्शन करता है उसके उस लंग फंक्शन में कहीं ना कहीं वीकनेस आती है, उतने अच्छे से जो लंग्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से भी आपके जो प्रॉपर एक रिस्पिरेटरी या ऑक्सीजन वगैरह लेने का जो एक पूरी प्रक्रिया है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। ड्यू टू लोअर मैक्सिमम हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट है, जो एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट रेट है, वो एक ओल्ड एज जो पर्सन है उसके में और ज़्यादा घटने लगता है हार्ट रेट, और साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट जो है, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है, यानी हार्ट बीट जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लग जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। ठीक है। रिड्यूस पेरिफेरल ब्लड फ्लो, जिसके इस वजह से क्या होता है कि शरीर में ब्लड फ्लो भी उसी हिसाब से रिड्यूस होने लगता है। और जब ये दोनों ही चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो मसल्स होते हैं, जो एक ओल्ड एज के जो मसल होते हैं पर्सन के, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड शरीर में उस हिसाब से फ्लो नहीं करता। और साथ ही साथ इसको और ज़्यादा बढ़ा देने का कारण होते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। थोड़ा आपके फंक्शन जो है बॉडी का वो भी थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ी आलस भरी लाइफ हो जाती है, जिसकी वजह से और ही ज़्यादा जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है वो वीक पड़ने लगता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम कहें तो एजिंग का एक ये फैक्टर भी बढ़ जाता है कि उतनी फिर क्षमता या उतनी फुर्ती शरीर में नहीं रहती है, क्योंकि हार्ट वगैरह भी आपके वीक हो जाते हैं अपनी फंक्शनिंग में। नेक्स्ट आते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन। अगर हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये कैसे कंप्राइज होता है, यानी बॉडी कॉम्पोजिशन हम किसे मानते हैं, एक ह्यूमन बॉडी में उसके बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ फैट है, कितना परसेंटेज बोन है, वाटर है, मसल है, इन सब का कितना परसेंटेज है एक ह्यूमन बॉडी में, ये मिला के बनाता है बॉडी कॉम्पोजिशन। और अगर हम बात करें तो आफ्टर द एज ऑफ 60 ये जो बॉडी मास होता है ये डिक्रीज़ होने लग जाता है। और लेकिन अगर इसमें एक फैक्टर हम देखें तो आपका बॉडी फैट जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, बाकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, वाटर लेवल का कम होना, मसल्स की फंक्शनिंग का कम होना, या मसल्स की जो एक स्ट्रेंथ है उनका कम हो जाना, ये सारी चीज़ें रिड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट होता है। और लास्टली आते हैं बोन मास।
एजिंग स्केलेटल डीमिनरलाइज, आपका एजिंग की वजह से जो आपका स्केलेटन सिस्टम है वो डीमिनरलाइज हो जाता है, यानी कि वो अपने मिनरल्स को छोड़ने लगता है, जो बोन है वो अपने मिनरल्स को छोड़ने लगती है। स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल जो है आपके हड्डियों में वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि एज पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कतें बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोन जो है वो अपने ये दोनों मिनरल्स को लूज़ करने लगती है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि एजिंग को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो मेनली अफेक्ट करते हैं किसी पर्सन की एजिंग को। तो आई होप आपको ये 7 फैक्टर्स समझ में आए हों। अगर आपको किसी भी फैक्टर में या किसी भी टॉपिक में कहीं कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जितने भी पीएच से रिलेटेड वीडियोस हैं क्लास 12th और 11 के वो यहाँ प्रोवाइड होते रहें। और बहुत जल्दी जो मैं आपके एग्ज़ाम बोर्ड प्रिपरेशन के वीडियोस स्टार्ट करने जा रही हूँ वो भी आप तक पहुँच जाएँ। इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। और इस चैप्टर के वीडियो अगेन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनकी लिंक, तो आप वहाँ से क्लिक करके पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हैं जिसमें भी आपको दिक्कत हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।